आपके अपने यूट्यूब चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटेटिव क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर के लास्ट सेकंड वीडियो बताने जा रहा हूँ। मतलब इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें उस चैप्टर को द एंड किया जाएगा। ठीक है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उन्हें कैसे याद करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा होगा, जैसे ये है अवतल दर्पण। और ऐसा फिगर हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। वैसे ही आज हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब को याद करने के बारे में शॉर्ट ट्रिक जानेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा था, तो हम बताए थे कि अगर कोई भी हम अपना दर्पण लेते हैं तो उसमें 6 स्थितियां बनती हैं जहां पर हम वस्तुओं को रख सकते हैं। ये F था, ये C था और ये इनफाइनाइट था, जिसको अनंत बोलते हैं। तो वस्तु हम रख सकते थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 स्थिति बनती थी। एक 7वीं स्थिति भी बन सकती है। वो कहाँ पर? वो पोल पर। वो कहाँ बन सकती है? पोल पर। यदि वस्तु को पोल पर रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा पोल पर ही बनेगा। ठीक है। ये बात समझना था। तो हम बता चुके थे कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। पहला वाला प्रतिबिंब यहाँ पे बनता था, दूसरा वाला यहाँ पे, जैसे कि बिल्कुल ऐसे फिगर में दिखाया गया है। ये 6 स्थितियां जो है, यहाँ पर पहला वाला प्रतिबिंब का पहला वाला वस्तु जो है वो मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जो बना है ना ऐसे, इसका मतलब है आई। इसका मतलब क्या है? आई। तो आई मतलब क्या है? इमेज। तो बस वैसे ही याद रखना, इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। इमेज मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब। तो आप देखिए, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा क्या हो रहा है। यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पहला वाला जो वस्तु है वो कहाँ है? अनंत पे। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? फोकस पर। ठीक है। फिर दूसरा वाला जो वस्तु है वो कहाँ रखा गया है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। 2 नंबर यहाँ पे है ना। फिर 3 नंबर वाला जो है, जो वस्तु कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पर। और इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना है? वक्रता केंद्र पर ही। फिर चौथे की बात करें तो चौथा नंबर जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है वो वस्तु। ठीक है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? अगर 4 नंबर ये वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। फिर अगर लास्ट ये जो अपना 5वां नंबर है, जो वस्तु अपना फोकस पे है, 5वां नंबर, इसकी बात करें तो 5वां नंबर का प्रतिबिंब कहाँ बना है? अनंत पे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो 5 नंबर यानी कि जो वस्तु अगर फोकस पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे। ठीक है। और अब लास्ट वाली की बात करें, यानी कि 6 नंबर, अगर वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए, कहाँ का? यदि वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे। और वो भी कैसा बनता था? सीधा। कैसा बनता था? सीधा। तो पिछली वीडियो में हम ये भी बता चुके थे कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी। ठीक है। और वैसे ही ये सारे के सारे जो प्रतिबिंब बने थे, ये क्या बने हैं? उल्टा। कैसे बने हैं? उल्टा। तो उल्टा का सारा प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टे जो प्रतिबिंब होते हैं वो सारे के सारे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। क्या होते हैं? वास्तविक होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम एक बात और बताए थे, ये सबसे छोटा है, फिर 2 नंबर वाला छोटा है, 3 नंबर वाला बराबर है, 4 नंबर वाला बड़ा है, 5 नंबर वाला सबसे बड़ा है। और ये वाला जो है, ये वाला वस्तु से बड़ा है। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि 6 स्थितियां हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कितनी स्थितियां बनेंगी? 6 स्थितियां बनेंगी, जिसमें क्या किया जा सकता है? वस्तु को रख के प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है। पहली वाली वस्तु जो है वैसे ही अनंत पे, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी वाली, फिर चौथी वाली, फिर 5वीं वाली, फिर छठी वाली। ठीक है। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर इसमें यहाँ पर है F और यहाँ पर है C। ठीक है। इसमें होता ये है कि यहाँ पर सारी की सारी जो प्रतिबिंब होती हैं, 1 2
ऐसे आप बना सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये अगर इसको मिटा दे तो ये हो गया 6। तो ये बात ध्यान रखिए, यानी कि अगर उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को हम अनंत पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। ये बात आपको अच्छी तरह से याद हो जानी चाहिए। उत्तल दर्पण में यदि वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे। दूसरी बात, यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और यहाँ पर क्या होता है? पोल। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच में। बस यही याद करना है। यदि वस्तु केंद्र पर हो तो भी उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच में ही। फिर यदि वस्तु अपना ये 4 नंबर जो है उसको देखिए, केंद्र, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो इसका भी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस और पोल के बीच में ही। फिर अगर 5 नंबर की बात करें, यदि वस्तु फोकस पर हो तो भी इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो 5 नंबर वाला देख लीजिए, ये भी फोकस और पोल के बीच में ही बनता है। और अगर लास्ट वाले की बात करें 6 नंबर की, कि यदि वस्तु अपना फोकस और पोल के बीच में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो 6 नंबर वाला का भी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और पोल के बीच में ही। तो ये इसमें जो है स्थितियां जो बनती हैं, एक अनंत वाला पूछता है, अनंत वाला बहुत ज्यादा पूछता है कि यदि वस्तु अनंत पर रहे तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है। और ये मत लगा देना कि अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पे और वो फोकस वाला जो है बड़ा बनता है। बस ऐसा मत कह देना, वो सबसे छोटा बनता है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो प्रतिबिंब बने हैं, ये सारे के सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे। ये छोटा प्रतिबिंब होता है, सारे के सारे वस्तु से छोटा होता है। इसके साथ साथ आपको याद करना होगा कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है? सीधा। कैसा बना है? सीधा। अभी जो पीछे बता रहे थे यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर ऐसे ऐसे जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था? वो उल्टा बन रहा था, नीचे बन रहा था ना। लेकिन इसमें क्या है? ये सारा का सारा सीधा है। तो सीधा प्रतिबिंब क्या होता है आप जानते हैं? आभासी। क्या होता है? आभासी। बस ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और हैं, उसको समझ लीजिए। होता क्या है कि अब ये तो हम पढ़ लिए हैं कि ये इनका प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे जानने से पहले आपको यहाँ पे 2 पॉइंट और समझना होगा कि ये अगर अपना ये हम अवतल दर्पण अगर लेते हैं तो क्या होता है कि जैसे ही हम प्रकाश को इससे पार कराते हैं, जैसे हम प्रकाश को पार कराते हैं तो क्या होता है कि ये प्रकाश को एक बिंदु पर फोकसित करता है। ठीक है, एक बिंदु पर फोकसित करता है। मतलब क्या? ये प्रकाश को क्या कर रहा है? ये प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है। क्या कर रहा है? इकट्ठा करता है। अब जब प्रकाश को इकट्ठा करता है तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, जब हम किरण बता रहे थे तो क्या बोल रहे थे? जब एक बिंदु स्रोत से किरण निकलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते थे। और जब सभी दिशाओं से किरणें निकल के एक बिंदु पर मिलती थी तो उन्हें हम क्या कहते थे? याद है ना? उसको हम कहते थे अभिसारी। क्या कहते थे? अभिसारी। और यहाँ पर क्या है? अपसारी। क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु से किरण क्या हो रही है? चारों दिशाओं में फैल रही है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ऐसा ही कुछ कंडीशन बना, यहाँ से भी प्रकाश आया, यहाँ से भी आया, और दोनों का दोनों क्या हुआ? टकराने के बाद एक बिंदु पे मिल गया। और जब एक बिंदु पर मिल गया तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रकाश इकट्ठा हो रहा है। इकट्ठा हो रहा है, इसलिए अवतल को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण को क्या कहेंगे? इसलिए अवतल दर्पण को कहेंगे अभिसारी दर्पण। क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण।
ये बात याद रखिएगा। और वैसे ही उत्तल दर्पण क्या करता है, उत्तल दर्पण प्रकाश को फैला देता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है उत्तल दर्पण। तो जब प्रकाश को फैलाता है इसलिए उसे हम कौन सा दर्पण कहेंगे, अपसारी दर्पण। ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। बार बार पूछता है अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है या अपसारी अभिसारी प्रकार का दर्पण होता है। फिर उत्तल को पूछ दे उत्तल दर्पण को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं उसे अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर ये प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है, ये जो है अवतल दर्पण ये प्रकाश को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। तो जब प्रकाश को इकट्ठा कर रहा है तो इसका उपयोग जानते हैं कहाँ कहाँ होगा, सुन लीजिए। सबसे पहला उपयोग अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग जो होगा वो होगा सोलर कुकर में। वो कहाँ होगा, वो होगा सोलर कुकर में। क्यों, क्योंकि सोलर जो कुकर होता है वो क्या होगा, प्रकाश, क्योंकि उस पर जो प्लेट होता है वो प्लेट अवतल दर्पण का होगा, अवतल दर्पण का होगा तभी वो सूर्य का प्रकाश को इकट्ठा करेगा। और जैसे ही इकट्ठा करेगा तो क्या होगा, वहां पर ऊष्मा बहुत ज्यादा मिलेगी, और जब ऊष्मा ज्यादा मिलेगी तो भोजन बहुत जल्दी से पक सकता है। ये बात है। दूसरा जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग आप लोग देखे होंगे फिल्मों में सर्च लाइट के रूप में, ऐसे माथे पर टर्च लगा के घूमते हैं सब, ठीक है, सर्च लाइट के रूप में। तो इसका उपयोग हम किसके रूप में कर सकते हैं, सर्च लाइट के रूप में, सर्च लाइट के रूप में, ठीक है। तीसरा जो है वो तीसरा आप डॉक्टर्स जो होते हैं ना, डॉक्टर्स वगैरह, वो नाक दांत कान ये सब के चेकअप के लिए, तो आप लिख सकते हैं डॉक्टरी, डॉक्टरी। आप उसको इक्विपमेंट्स मान सकते हैं, डॉक्टरी सामानों में, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि नाक कान गला मुंह ये सब जो चीजें होती हैं इन सबको अच्छी तरह से पता करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान में होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो अपना वस्तु था अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है याद रखिएगा, ठीक है। क्या था ये, यहाँ पर F था, यहाँ पर अगर हम 6 नंबर वाला वस्तु यहाँ पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था, और ये सीधा बन रहा था, सामने बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या निकल के आता है, इसी जो ये कारण करता है, ये कार्य करता है ना, इसीलिए इसी के कारण क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। किसके लिए, हजामती दर्पण के रूप में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया अवतल दर्पण के उपयोग। क्या है, अवतल दर्पण के उपयोग। वैसे ही अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग में पहला होता है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। तो ये बात सारे लोग जानते हैं। और दूसरी जो बात है वो दूसरी बात आपको याद कर लेना है कि अभी हम क्या बताएं कि ये जो उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या कर रहा है, प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को क्या कर रहा है, फैलाता है। अभी हम क्या बताएं कि उत्तल दर्पण जो है वो क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, जिसके कारण इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ये बात है ना। तो यहाँ पर अपसारी दर्पण कहें, क्यों कहें, क्योंकि ये प्रकाश को फैला रहा है, और यही कारण है कि ये जो प्रकाश को फैला रहा है तो इसका उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट के रूप में करते हैं। किसके रूप में, स्ट्रीट लाइट के रूप में। यानी कि गलियों वगैरह में जो लाइट लगाए जाते हैं वो कौन से दर्पण पे होते हैं, कौन से दर्पण पे आधारित होते हैं, तो वो होता है उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण, उत्तल दर्पण पर, क्योंकि वो प्रकाश को फैला देता है। आइए इससे रिलेटेड और कुछ बातें जानते हैं हम। अब देखिए, अब होता है ना, इसमें 2-3 और मुख्य बातें होती हैं। यानी कि इस चैप्टर में आपको हम अब फॉर्मूले बताते रहे हैं जो कि बहुत ही
इम्पोर्टेंट है, और वो फॉर्मूला जो है उसको समझिए, वो है अपना दर्पण सूत्र। वो क्या है, अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा, दर्पण सूत्र। तो ये दर्पण सूत्र जो है ना, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रूफ उतना ये प्रूफ नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। अब देखिए दर्पण सूत्र होता क्या है, ये सारा का सारा हम लोग खेल किस पर आधारित है, ये सारा का सारा खेल आधारित है आपको दर्पण से। इसलिए दर्पण से आपको एक सूत्र बनता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/u प्लस 1/v, ठीक है, ये बात होती है। ये आपको एक दर्पण सूत्र है। यहां पर आपको बता दें कि f जो है, f जिसको हम क्या कह रहे थे, फोकस दूरी, क्या कह रहे थे, फोकस दूरी। फोकस दूरी मालूम है ना, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर फोकस और पोल, इसके जो बीच की दूरी होती थी, इसको ही हम क्या कहते थे, फोकस दूरी, याद है, वही वाला बात है, ठीक है। तो अब देखिए फोकस दूरी है, u क्या है, u, और ये एक है v, ठीक है। तो यहाँ पर इस दोनों को इन दोनों बातों को समझने के लिए u मतलब होता है वस्तु, u मतलब क्या होता है, वस्तु, दूरी क्या होता है, वस्तु दूरी, ठीक है। v की बात करें तो v जो होता है वो होता है बिंब, बिंब या प्रतिबिंब दूरी, या क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, ये बात होती है, ठीक है, ये बात होता है u और v। अगर आपको ऐसा नहीं याद होता है तो बस याद रखिएगा, अगर एबीसीडी हम लेटर लिखते हैं तो पहले क्या आता है, पहले आता है u, फिर आएगा v, फिर u v w x y z, ऐसा होता है ना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा, जब हम कोई वस्तु लेंगे तब ना प्रतिबिंब बनेगा। अगर वस्तु लेंगे ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा। इसलिए हमारा पहले क्या आता है, पहले आता है u, तो u का मतलब आप समझ लीजिए वस्तु ले लिए, और v इसके बाद आता है, v मतलब क्या, इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ये बात समझ लेना है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। पहले u आता है, u मतलब क्या, वस्तु लिए हैं, u मतलब क्या, वस्तु लिए हैं, और v मतलब क्या, जो वस्तु लिए हैं तो उसका प्रतिबिंब बना है, मतलब पहले u आता है तो u मतलब वस्तु लिए हैं पहले, और फिर v आता है तो v मतलब क्या, उसका प्रतिबिंब बना है, ये बात होती है, ठीक है। अब इन सब को समझने के लिए अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर दो पॉइंट्स और बनते हैं, और वो दो पॉइंट्स क्या है, जैसे कि यहाँ पर एक निर्देशांक चिन्ह परिपाटी आता है, ठीक है, क्या आता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, या फिर ऐसे ही देता है चिन्ह परिपाटी, ठीक है। तो आपको समझना होगा इसमें क्या दे देता है आपको, इसमें अब सारा का सारा आपको मान से रिलेटेड बातें हैं, और वो बात क्या है आप समझिए जरा सा ध्यान से। देखिए होता क्या है कि अवतल दर्पण, हम यहाँ पर आपको दो फिगर बना रहे हैं, ठीक है, देखिए एक पर हम अवतल दर्पण दिखाएंगे और एक पर उत्तल दर्पण दिखाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, जीरो, क्या होता है, जीरो, यानी कि ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम ले रहे हैं उत्तल दर्पण की, कौन सा दर्पण ले रहे हैं, उत्तल दर्पण, ऐसे होता है उत्तल दर्पण, होता है ना, इसमें अंदर की ओर कलई किया गया रहता है, देखिए तो ये हो गया। और यहाँ पर लेते हैं अवतल दर्पण, यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर कौन सा दर्पण लिया है, अवतल दर्पण। तो ये देखिए इसमें पूछता है, देखिए पूछने में क्या पूछता है, जैसे कि यहाँ पर लिखता है फोकस दूरी, यहाँ पर लिख देते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी यहीं पे है, ठीक है, ये अवतल के लिए और ये है उत्तल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बताना ये है आप लोगों को कि अवतल दर्पण और जो उत्तल दर्पण होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है F, यहाँ पर क्या है C, यहाँ पर है अनंत, फिर वैसे ही क्या है, यहाँ पर है F, यहाँ पर क्या है C,
और इधर क्या है, अनंत। ठीक है, तो आपको ऐसे समझना है। पहले इसमें आइए, अवतल दर्पण में तो होता क्या है कि यहाँ से और यहाँ के बीच की जो दूरी है, इसे हम क्या कह रहे थे, फोकस दूरी कह रहे थे। तो आपको तुरंत याद रख लेना है कि जब भी कभी अवतल दर्पण की बात करें तो इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। कैसे समझेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ये वाला जो एक्सिस होता है वो प्लस होता है, ये वाला जो होता है ये भी प्लस होता है, ये वाला एक्सिस जो होता है ये वाला माइनस होता है, और ये वाला भी क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पर अगर हम इस साइड की बात करें, इस साइड, अब देखिए ये जो है ये क्या है, एक प्रकार की लंबाई ही है ना, लंबाई ही है। तो जब ये लंबाई ही है तो फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, हमेशा हमेशा क्या होगी, निगेटिव होगी, माइनस VE। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, माइनस VE मतलब निगेटिव। ठीक है, वैसे ही अब अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ से और इस F के बीच की दूरी को ही तो हम फोकस दूरी कहते थे। यहाँ से इस पोल से, ये पोल है ना, और इस F, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहते थे, फोकस दूरी। तो यहाँ पर आपको क्या निकल के आया कि इधर वाली लंबाई है ना, इधर वाली लंबाई, तो इधर वाली लंबाई क्या है, प्लस में है, यानी कि फोकस दूरी इसका क्या होगा, F इक्वल टू प्लस VE। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको यही याद रखना है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक यानी कि प्लस VE, ये बात याद रख लीजिएगा। इतना सब हो जाने के बाद आपको एक और पॉइंट बचता है जो कि लास्ट पॉइंट है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं आवर्धन। क्या कहते हैं, आवर्धन। उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं। आप ऐसे समझिए, होता क्या है कि ये जो हम लोग समझ रहे थे, इसमें हम क्या समझ रहे थे, यदि वस्तु जो है पोल से हम कहाँ रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं, चाहे यहाँ पे रखे हैं। मान लो कि ये कोई दर्पण है, दो दर्पण है ना, ये एक दर्पण और ये एक दर्पण। ठीक है, इसमें है ये वाली बातें हैं। ठीक है, अब हम केवल बताए हैं इतना। यू मतलब क्या होता है, ये लीजिए, ये मान लीजिए कि ये यहाँ पर F था और ये यहाँ पर C था। ठीक है, तो अगर दे दिया कि वस्तु यहाँ पर रखा है, क्या है, वस्तु यहाँ पर रखा है, तो वस्तु यहाँ पर रखा है तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ से इस पोल से, ये जो पोल है यहाँ की जो दूरी होगी इसे हम क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। क्या कहेंगे, वस्तु दूरी। और आपको अभी बताए थे पिछली वीडियो में, या फिर अभी ही बताए थे कुछ समय पहले, यदि वस्तु को हम केंद्र पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्र पर ही बनता है, जो कि ऐसे बताए थे। अगर ऐसे है, यहाँ पर केंद्र है, यदि वस्तु यहाँ पर है तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पर बन रहा था, बस उल्टा बन रहा था, ये बात था। तो यहाँ पर अब ये देखिए, ये हो गया यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, ये हो गया U, ये क्या हो गया U। तो इसका प्रतिबिंब भी जो है यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी, भी। ये बात है। अभी हम केवल ये बात बताए हैं, लेकिन अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि यदि वस्तु को हम रखे हैं तो वो वस्तु अब कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है। हम केवल अभी दूरी निकाल रहे थे ना कि यहाँ पोल से ये कितनी दूरी पर है, या फिर कितनी दूरी पर है, ये बात बता रहे थे। ठीक है, लेकिन अगली वीडियो में है उसको हम बताएंगे कि यदि वस्तु हमारा ऊंचा है तो कितना ऊंचा है। तो उसको मापने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आवर्धन से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि आवर्धन में ही आपको ये समझ में आएगा, और आवर्धन से रिलेटेड इक्वेशन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।